नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है और इस बात का एहसास विपक्षी दलों को कतई नहीं हो रहा। आज भी जो गैर भाजपा दल हैं, जितने विपक्षी दल हैं, सब वही परंपरागत राजनीति के ढर्रे पर चल रहे हैं, उसी के अनुसार उसी का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए उनको कामयाबी वहीं पर मिल पा रही है जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है या संगठन कमज़ोर है। जहां भी भाजपा का संगठन मजबूत हो रहा है, जहां भी भाजपा का संगठन ताकतवर हो रहा है, वहां विपक्षी दलों को लगातार मात मिल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी लगातार नीचे जा रही है, उसके ऊपर उठने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही है। वही हाल क्षेत्रीय दलों का हो रहा है। आप देखिए, जैसे जैसे जिन राज्यों में बीजेपी का उभार हो रहा है, त्रिपुरा का उदाहरण देख लीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण देख लीजिए, असम भी उसमें शामिल है, सबसे बड़ा प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट का, असम का उदाहरण देख लीजिए आप। इसके अलावा तेलंगाना में जिस तरह से बीजेपी का प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसको देख लीजिए आप। आपको समझ में आ जाएगा कि जो है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति बदली है, और राजनीति बदली है तो जब कह रहा हूँ मैं, तो उसका मतलब क्या है? उन्होंने राजनीति का पूरा व्याकरण बदल दिया है। उन्होंने राजनीति में जाति की अस्मिता की राजनीति को हाशिए पर डाल दिया है, ख़त्म कर दिया है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल। जाति जो है भारतीय समाज की जो है एक ऐसी सच्चाई है जो फिलहाल तो कहीं जाती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन चुनाव में, ख़ास तौर से राजनीति में, ख़ास तौर से चुनाव के समय जातीय अस्मिता की राजनीति जो अचानक जो है प्रज्वलित हो जाती थी हर चुनाव में, उस आग को उन्होंने मंद कर दिया है, धीमा कर दिया है। कैसे किया है? उन्होंने जाति की बजाय एक वर्ग बना दिया है, और वो वर्ग है समावेशी राजनीति से बना है, सरकार की समावेशी योजनाओं के कारण बना है। उस वर्ग के लिए अपनी जाति से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आर्थिक लाभ है, जो सामाजिक लाभ हैं, जो सरकार की योजनाओं से उसके जीवन में जो बदलाव आ रहा है, उससे मिलने वाले जो लाभ हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है बजाय कि वो किस जाति का है। और उससे भी ज़्यादा जो बदलाव आया है, अगर आपको याद हो तो अभी जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, उसमें पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से एक बात कही थी। हुआ ये था कि सांसदों की उपस्थिति लगातार जो है सदन में कम होती जा रही थी। कई बार सदन में स्थिति ऐसी आई कि कोरम पूरा नहीं था, तो लगातार जो है प्रधानमंत्री और पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, सांसदों से ये कह रहे थे कि भाई, आपको संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहिए, उसमें उपस्थित रहना चाहिए। जब ज़्यादा स्थिति बिगड़ने लगी तो प्रधानमंत्री ने 2 वाक्य बोले सिर्फ। उन्होंने कहा कि बदल जाइए, नहीं तो बदलाव होगा। अब ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से ये कही हुई बात, इसको सामान्य उस अर्थ में मत लीजिए। ये बहुत बड़ा संदेश है, और ये संदेश वो नेता दे सकता है जिसको भरोसा हो अपनी लोकप्रियता पर, जिसको भरोसा हो अपनी ताकत पर, जिसको भरोसा हो कि इस बात पर कि लोगों का उस पर कितना अटूट विश्वास है। ये कॉन्फिडेंस से आता है, जो आत्मविश्वास है उससे आता है कि सांसदों को या विधायकों को धमकी देने की स्थिति में वही नेता हो सकता है जो इस बात को जानता है और इस बात का एहसास कराता है, जो सांसदों और विधायकों को भी पता होता है, वो बोले चाहे नहीं, कि हमको जिताकर लाने वाला यही व्यक्ति है। तो जब ऐसा नेता बोलता है तो उसका असर होता है, और असर इस रूप में होता है कि आप देखिए, अभी पिछले दिनों 8 विधायक और 3 मंत्री भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले गए। इनमें से लगभग सभी जो है पिछले चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी में आए थे। उसके बाद जो प्रदेश में और देश भर में बल्कि माहौल बनाया जा रहा था, वो ये कि बस बीजेपी से अति पिछड़े और दलित हट गए, अब बीजेपी के पास कोई वोट बेस बचा नहीं, बीजेपी की हालत बड़ी ख़राब होने वाली है।
उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में ये दूसरी और तीसरी श्रेणी के जो नेता हैं उनका महत्व, उनकी रेलेवेंस जो है इतनी कम कर दी है कि वो इधर से उधर होकर चुनाव पर प्रभाव नहीं डाल सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो या मदन सिंह सैनी हो, ये अपने साथ अपने समाज का वोट लेकर नहीं जाते, नहीं जाएंगे और न जा रहे हैं। क्यों नहीं जाएंगे से मेरा मतलब है कि इनमें जाने की क्षमता नहीं है लेकर जाने की। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इस समाज के, इस जाति के जो समर्थक हैं, इस समाज के जो समर्थक हैं, उनको पता है कि उनका हित कहाँ पर है। उनका हित इन नेताओं के व्यक्तिगत हित से जो है अब मेल नहीं खाता है। वो समय, उस राजनीति का समय चला गया जब नेता के साथ पूरा उसका समाज शिफ्ट होता था, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में या जहाँ भी वो जाए वहाँ जाता था। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि ऐसा ही अब भी हो रहा है। वो और ये इस बात को समझने में अखिलेश यादव अब अभी तक नाकाम रहे हैं कि वो इस बात की, उन्होंने इस तथ्य की कोई समीक्षा नहीं की अभी तक कि वो लगातार 3 चुनाव क्यों हारे हैं। 2014, 2017, 2019 अलग लड़कर देख लिया, कांग्रेस के साथ लड़कर देख लिया, बसपा और आरएलडी के साथ लड़कर देख लिया, नतीजा वही। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस गठबंधन से सामाजिक समीकरणों में बदलाव नहीं हो रहा है। ये गठबंधन अपने साथ उस तरह से वोट लेकर नहीं आ रहे हैं जिस तरह से पहले ऐसे गठबंधनों का असर होता था। अब गठबंधन के नेताओं के मिलने से उनका समाज नहीं मिलता। ये उत्तर प्रदेश के 3 चुनावों की 2014, 17, 19 की कहानी है। इस बात को समझने में न तो समाजवादी पार्टी कामयाब रही है, न कांग्रेस और न ही बहुजन समाज पार्टी। तीनों पार्टियों ने इस वास्तविकता का सामना करने की बजाय इस वास्तविकता से मुंह मोड़ने का काम किया है और नतीजा सामने है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक लाभार्थियों का नया वर्ग तैयार किया है जिसमें हर जाति के लोग हैं, जाहिर है कि जो है अति पिछड़े और दलित जो ज़्यादा गरीब हैं उनकी संख्या इसमें ज़्यादा है। वो जो लाभार्थी वर्ग है वो अपने को अपनी जाति से जोड़कर नहीं देखता है। वो देखता है कि किस सरकार ने उसको क्या दिया। अब देखिए, बहुत जब भी जो है अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जब भी बात होती है योगी आदित्यनाथ की सरकार की, तो कोविड की दूसरी जो लहर थी उसमें जो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को परेशानी हुई, मौतें हुई, उसकी बातें बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं। गंगा में तैरती लाशें, ये आपको जो है आए दिन रात सुनने को मिलता है। जो लोग ये तर्क देते हैं, जो लोग ये तथ्य सामने रखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी लहर में लोगों को परेशानी नहीं हुई, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मौतें नहीं हुई, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि लोगों ने गंगा में जो है लाशें प्रवाहित नहीं की, ये सब तथ्य हैं। लेकिन ऐसा कहने वाले ये भूल जाते हैं कि जितने लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी उससे कई गुना लोग ऐसे लोगों की संख्या है जिनको सरकारी मदद मिली इस समय पर, जिनको अस्पताल में बेड मिले, जिनको दवा मिली, जिनको उपचार मिला, जिनको डॉक्टर की सलाह मिली। ऐसे लोगों की संख्या जो पीड़ित हैं उनसे कई गुना ज़्यादा है। तो जो विपक्षी हैं उनको लगता है कि जो पीड़ित हैं उनके परिवार के लोग तो नाराज़ होंगे और जो है वोट नहीं देंगे। लेकिन जो इस इतनी बड़ी आपदा में प्रभावित हुए और सरकार की मदद मिली, सरकार खड़ी रही, सत्तारूढ़ दल के लोग खड़े रहे, उस समय जब विपक्ष नदारद था तो उनको लगता है कि ये समर्थन में नहीं आएंगे, लेकिन जिनको परेशानी हुई वो विरोध में खड़े होंगे। तो एक तो ये जो है त्रुटिपूर्ण, जो है दोषपूर्ण तर्क है, जिसका जो है उसका नतीजा आपको 2022 में 10 मार्च को दिखाई देगा। दूसरा,
लोगों को जब जब ऐसा है कि सूचना की जो क्रांति आई है उसने पूरी दुनिया को एक, जिसको कहते हैं ग्लोबल विलेज बना दिया है। हर जगह की खबर हर जगह आ रही है। इटली हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो, कहीं की भी खबर गांव में बैठा व्यक्ति अपनी चारपाई पर बैठकर अपने घर में बैठकर जो है वो उसको पूरी जानकारी मिलती है। लोगों ने देखा कि 100 साल की सबसे बड़ी त्रासदी थी और किस तरह से जो अमीर देश हैं, हमसे ज़्यादा विकसित देश हैं, उनमें हमसे कई गुना ज़्यादा वहाँ परेशानी हुई लोगों को, वहाँ मौतें ज़्यादा हुई। तो वहाँ अस्पताल में बेड मिलने की समस्या वहाँ भी हुई और कई जगह तो इससे ज़्यादा हुई। वहाँ भी सड़क पर लोग गिरकर मर रहे थे, इलाज करने वाला पूछने वाला कोई नहीं था। तो जिनको परेशानी हुई वो भी समझ रहे हैं कि वो ऐसा समय था जब कोई भी सरकार होती, मान लीजिए कि ये सरकार ना होती, किसी और पार्टी की सरकार होती, तो उनके मन में लोगों के सवाल ये है कि क्या वो इससे बेहतर काम करती। इसका जवाब नहीं, नहीं और नहीं है। क्योंकि देखिए, तुलना जरूर करते हैं लोग कि अगर मान लीजिए कि ये हाँ, इस सरकार में हमको इतनी परेशानी हुई, इसकी बजाय किसी और पार्टी की सरकार होती तो क्या हम बेहतर स्थिति में होते? निश्चित रूप से नहीं होते। तो उसका भी फायदा तो जो भी सकारात्मक पक्ष है, जो बीजेपी की सरकार के पक्ष में जाते हैं, बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, उनको इग्नोर कर दो, उनकी चर्चा ही मत करो, उनकी बात ही मत करो। जो मुद्दे बीजेपी के खिलाफ जा सकते हो उनकी खूब चर्चा करो। आपको कोई लेफ्ट लिबरल बिरादरी जो है, पूरा विपक्ष जो है, उसकी ओर से एक बार सुनने को नहीं मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज खत्म हो गया। वो जब कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो वो हाथरस, उन्नाव और ऐसे कुछ कांडों की बात करेंगे जो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। लेकिन आम लोगों को जो राहत मिली है गुंडा राज से, जो माफिया राज से, जो आतंक का राज था, उससे जो राहत मिली है, उसकी चर्चा करते हुए नहीं दिखाई देंगे। इसलिए उनको दिखाई नहीं देता कि बीजेपी के समर्थन में कितना बड़ा वर्ग है। ये जो चुनाव है 2022 का उत्तर प्रदेश का, ये कई मायनों में आने वाले लंबे समय तक राजनीति शास्त्र के, समाज शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं, जो शोधार्थी हैं, उनके लिए एक जो है टेस्ट केस होगा, एक स्टडी के लिए उनके लिए केस होगा कि कैसे परिवर्तन हुआ। 5 साल में जो कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय राजनीति की एक नई इबारत लिखेगा। ये मानकर चलिए, उसमें मत पड़िए कि बीजेपी की सीटें कितनी आई। बीजेपी की सरकार फिर से बनने जा रही है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पहले ही दौर में हर बार, अगर आपको याद हो 2014 का चुनाव, 2017, 2019 का, हर बार ये कहा जाता है कि बस शुरुआत होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो बीजेपी साफ हो गई। इस बार भी वही नैरेटिव चलाया जा रहा था। लेकिन टिकट बंटवारा होते ही स्थिति सामने आ गई। सपा और आरएलडी का जो अलायंस है वो किस तरह से काम कर रहा है, ये सबके सामने आ गया। आपस के झगड़े बढ़ गए। हालत ये हो गई है कि समाजवादी पार्टी औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवारों की सूची नहीं जारी कर रही है। चुपचाप जो उम्मीदवार हैं, जो तय हुए हैं, उनको सिंबल दे दिया जा रहा है। इस तरह से चुनाव लड़ते हुए आपने आज तक किसी पार्टी को नहीं देखा होगा कि पार्टी ये हिम्मत न जुटा पाए कि वो अपने उम्मीदवारों की औपचारिक सूची न जारी कर पाए। पहली सिर्फ 29 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई थी, उसके बाद से कोई सूची जारी नहीं हुई है। बीजेपी ने एक साथ 107 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, अपने 20 विधायकों के टिकट काट दिए, कहीं कुछ चूं चपड़ कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन जो 8 विधायक गए, 3 मंत्री गए, उनका ऐसा माहौल बनाया गया कि बस बीजेपी का तो सफाया ही हो गया। तो इस चुनाव में इस बात की पुष्टि होगी जो पिछले 7 साल से राजनीति को जिस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि दूसरी और तीसरी श्रेणी के जो नेता हैं पार्टियों में,
उनके प्रभाव को हाशिए पर डाल देना कि उनके बदलने से आने जाने से फ़र्क ना पड़े। इसकी शुरुआत कोई उत्तर प्रदेश से नहीं होने जा रही है। इसकी शुरुआत जो है 2014 से ही हो गई थी। आप देखिए महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में जहाँ ब्राह्मणों की आबादी मुश्किल 1% होगी शायद, वहाँ ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया। जहाँ जो प्रदेश जाट प्रभुत्व वाला माना जाता है हरियाणा, वहाँ गैर जाट को बनाया। झारखंड जो आदिवासी प्रभुत्व का प्रदेश माना जाता है, वहाँ गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये जाति को इस तरह से भी तोड़ने की कोशिश जो है लगातार हो रही है। ये और इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि सरकार, अगर जनादेश मिला है, सरकार मिली है, तो उसको ये आदेश है, उसको लोगों की ये अपेक्षा है कि वो अच्छा शासन चलाए, उनके जीवन स्तर में बदलाव करे। इससे उनको मतलब नहीं है कि किस जाति के कितने लोग मंत्री बने, कितने लोग नहीं बने, कितने विधायक बने। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बात ख़त्म हो गई है या इसकी कोई जो है इस रेलेवेंस नहीं रह गई है, लेकिन इसको लगातार हाशिए पर ढकेलते जाएंगे आप, तो चुनावी राजनीति से जाति नाम की जो समस्या है उससे धीरे धीरे आप निजात पा सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि विपक्षी दल अभी तक उसी पुरानी परिपाटी पर चल रहे हैं। उनको 2022 के इन 5 राज्यों के चुनाव में बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। ये आप मान कर चलिए, जब नतीजे आएंगे तब आपको दिखाई देगा कि 5 सालों में, 7 सालों में मोदी, अमित शाह और योगी ने मिलकर क्या किया है राजनीति में, किस तरह से बदलाव किया है। और ये बदलाव स्थायी बदलाव है। ऐसा नहीं है कि एक चुनाव के लिए ये कुछ हो रहा है। ये पूरी राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाले प्रयास हैं और इनका नतीजा निश्चित रूप से दिखाई देगा, क्योंकि ये सकारात्मक ढंग से हो रहे हैं। ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हो रहे हैं। ये हर वर्ग की चिंता करने के लिए हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि आप जाति के नाम पर अपना नुकसान न करें। आप इस बात की चिंता करें कि आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, उनके बीमार होने पर उनके इलाज का क्या होगा, उनके रहने का क्या होगा, वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, उनका क्या होगा। इन सब बातों को तरजीह दीजिए जातीय अस्मिता पर। ये बदलाव लाने की कोशिश हो रही है। देखिए 2022 का नतीजा बताएगा कि कितनी कामयाबी मिलती है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि ये नेक इरादे से किया जा रहा काम है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।